हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर प्रीति बेगवा। आज के वीडियो में हम लोग बीएससी पार्ट सेकंड की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका फर्स्ट चैप्टर है एसिड एंड बेस। तो आज हम एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे। एसिड और बेस के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या दी थी, कॉन्सेप्ट दिए थे। फॉर एग्जांपल जैसे आर्हेनियस ने अलग कॉन्सेप्ट दिया था, मतलब एसिड और बेस की डेफिनेशन अलग तरह से दी थी। ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने अलग तरह से दी थी। एसिड और बेस के लिए एक लक्सब्रुक मॉडल भी था और एक सॉल्वेंट सिस्टम था। लुइस ने एसिड और बेसिड जो भी बेसिस है उनके अलग कॉन्सेप्ट्स दिए। तो हम इन सारे जितने भी साइंटिस्ट थे उनके द्वारा दिए गए जो भी एसिड और बेस की जो भी अवधारणाएं थी, कॉन्सेप्ट्स थे, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आप लोग कॉमन जाने कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड की जो सीरीज है वो प्राचीन से ही परिचित है। मतलब आप लोग 12th में भी पढ़ के आए होंगे कि एसिड जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं और ये लैटिन वर्ड से बना हुआ है एसिडस से, जिसका अर्थ होता है खट्टा। और ये क्या होते हैं, जो भी अपने बॉटनिकल जो भी डाइज होते हैं उनके साथ रिएक्शन कर सकते हैं और वाटर में सोल्यूबल भी होते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। लेवोजियर ने कहा कि ऑक्सीजन समस्त एसिड का एक आवश्यक तत्व है। मतलब कि जितने भी एसिड्स है, मतलब लेवोजियर ने ये डेफिनेशन दी थी कि ऑक्सीजन जो है वो सभी एसिड्स में पाया जाता है। डेवी ने ये सिद्ध किया कि ऑक्सीजन समस्त अम्लों का आवश्यक तत्व नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन वह तत्व है जो समस्त अम्लों के में मौजूद होता है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दी और ये एग्जाम में पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे लिबिग ने जो एसिड थे उनके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट दिया, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि एसिड वह पदार्थ होते हैं या वह कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन के साथ एक अम्लीय मूलक जुड़ा हुआ होता है। मतलब जो हाइड्रोजन जो जिस एसिड में है वो प्रतिस्थापनीय होता है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट वो एक्सटेंड हो सकता है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। किसके अकॉर्डिंग, लिबिक के अकॉर्डिंग। उसी प्रकार लेवोसियर के अकॉर्डिंग क्या था, ऑक्सीजन जो है वो सभी एसिड में पाई जाती है। लेकिन डेवी ने क्या बोला, डेवी ने ये बोला कि ऑक्सीजन सभी जो एसिड्स है उनमें कॉमन आवश्यक तत्व नहीं है, बल्कि कौन सा, हाइड्रोजन है। अरेनियस कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम अरेनियस कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं कि अरेनियस ने एसिड और बेस की डेफिनेशन किस तरह से दी। अकॉर्डिंग टू अरेनियस, वे सारे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ एसिड कहलाते हैं जो वाटर में घुल के H+ आयन मुक्त करते हैं। क्या मतलब हुआ कि अगर किसी कंपाउंड को हम पानी में घोलेंगे, वाटर में घोलेंगे, तो अगर वो H+ आयन रिलीज कर रहा है तो वो क्या होगा, एसिड होगा। फॉर एग्जाम्पल HX मान लो कोई अपना कंपाउंड है, जब हम इसे वाटर में घोलेंगे तो H+ आयन और H- आयन रिलीज कर रहा है। तो अगर ये H+ आयन रिलीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एसिड है। उसी प्रकार बेस क्या होंगे, वे सारे हाइड्रोक्सी यौगिक बेस कहलाते हैं जो वाटर में घुलकर OH- आयन रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल BOH कोई कंपाउंड है, जब इसे पानी में घोलेंगे तो ये B+ आयन और OH- आयन रिलीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कंपाउंड है वो बेस है। उदासीनीकरण प्रोसेस या न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस वो होती है जिसमें किसी एसिड के द्वारा रिलीज किया गया H+ आयन और बेस के द्वारा रिलीज किया गया OH- आयन आपस में रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल H+ आयन किसके द्वारा रिलीज किया गया है, एसिड के द्वारा। OH- आयन बेस के द्वारा। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, H2O। तो इसका मतलब जो अरेनियस कॉन्सेप्ट है वो क्या हो गया, वाटर का डिकम्पोजिशन हो गया। HOH के H+ आयन और OH- आयन में टूट जाएंगे, मतलब जो वाटर का डिकम्पोजिशन कहलाता है। वाटर के जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही कम संख्या में क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। मतलब आधे अरब जल अणुओं में से कोई एक बहुत कम संख्या में क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, डिकम्पोजिशन होते हैं। किसी भी सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन तब कहा जाता है यदि उसमें H+ आयन और OH- आयन की संख्या बराबर हो। अगर H+ आयन की संख्या ज़्यादा होगी तो वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक कहलाएगा। OH- आयन की संख्या ज़्यादा होगी तो वो सॉल्यूशन जो है वो बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर H+ आयन और OH- आयन की जो क्वांटिटी है या जो भी नंबर्स है वो सेम है, तो वो जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयनों की संख्या दो प्रकार से बढ़ सकती है। अब कैसे, मतलब अगर किसी सॉल्यूशन में आप लोग एसिडिटी बढ़ाना चाहो तो कैसे बढ़ सकती है, दो तरह से बढ़ सकती है। या तो उसमें ऐसा पदार्थ डाला जाए जो प्रोटॉन को रिलीज रिलीज करे,
मतलब H+ आयन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करे। तो फॉर एग्जांपल जैसे HCl है, वो H+ आयन रिलीज करेगा, या उसमें कोई ऐसा पदार्थ डाला जाए जो OH- बेस के द्वारा जो OH- आयन रिलीज हो रहे हैं उनको हटा दे। फॉर एग्जांपल जैसे हम बोरोन ट्राईहाइड्रोक्सी एसिड डालेंगे, तो ये जो है OH- आयन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर हम दो तरह से एसिडिटी बढ़ा सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। उसी प्रकार अगर हम किसी सॉल्यूशन में OH- आयनों की संख्या बढ़ाएंगे या उसकी बेसिसिटी बढ़ाएंगे, तो वो भी दो प्रकार से बढ़ा सकते हैं। या तो उस सॉल्यूशन में ऐसा पदार्थ डालें जो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करे। फॉर एग्जांपल NaOH, तो Na+ और OH- आयन रिलीज करेगा। या उसमें कोई ऐसा पदार्थ डाला जाए जो प्रोटॉन से रिएक्शन करके उसकी जो प्रोटॉन की जो संख्या है उसको कम कर दे। अमोनिया की जब रिएक्शन H+ आयन से होगी तो अमोनियम आयन बनेगा। तो अगर हम उस सॉल्यूशन में NH3 मतलब अमोनिया डालेंगे, तो वो जो प्रोटॉन है, H+ आयन है, उनको एब्सॉर्ब कर लेगा और उनकी संख्या को कम कर देगा। अरीनीय सिद्धांत के अनुसार एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को कैसे पता कर सकते हैं वो हम देखते हैं। अरीनीय सिद्धांत के अनुसार उन एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है जिनकी वियोजन पर अधिक संख्या में H+ आयन रिलीज होते हों, या जिनका जो वियोजन स्थिरांक है वो उसकी जो वैल्यू है वो सब ज़्यादा हो। इसी के विपरीत उन एसिड्स को वीक एसिड कहा जाता है जिनका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, वियोजन स्थिरांक होता है, वो कम होता है और उनमें कम संख्या में H+ आयन रिलीज हो रहे होते हैं। अब इसे हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। HCl है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा। जब HCl को हम वाटर में घोलेंगे तो कौन कौन से आयन रिलीज करेगा, H+ आयन और Cl- आयन। जबकि एक एसिटिक एसिड है, वो वीक एसिड है। एसिटिक एसिड को भी जब हम वाटर में घोलेंगे तो दो तरह से आयन रिलीज करेगा, एक तो एसिटेट आयन और एक H+ आयन। जब हम इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू को देखेंगे, तो जो HCl है उसकी वैल्यू क्या आएगी, Ka=H+ आयन की कंसंट्रेशन, Cl- आयन की कंसंट्रेशन अपॉन HCl आयन की कंसंट्रेशन। उसी प्रकार एसिटिक एसिड की भी हम ऐसे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे। लेकिन अब जब हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे, तो जो HCl का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी एसिटिक एसिड के कंपेरिजन में। इसी के कारण जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसी प्रकार पदार्थ कोई जो कंपाउंड वाटर में घुलकर अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। अगर कम संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर रहा है तो वो वीक बेस कहलाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है NH4OH वो वीक बेस है। तो इनका भी हम ऐसे ही डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो जो KOH है उसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी। तो इसका मतलब जो KOH है वो NH4OH की कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इस स्लाइड में जो हमने वियोजन स्थिरांक निकाले थे Ka और Kb, उनके स्थान पर आजकल pKa और pKb स्टेप्स का यूज किया जाता है। pKa को हम क्या लिख सकते हैं, -log Ka। ऐसे ही pKb को हम -log Kb लिख सकते हैं। किसी एसिड के लिए pKa का मान जितना ज़्यादा हाई होगा वह एसिड उतना ही वीक होगा, ठीक है। और pKa की अगर लो वैल्यू होगी तो वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो जब उनको वाटर में घोला जाता है तो पूर्णतः डिसोसिएट हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब अपने आयंस में विभक्त हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे HCl है, जब HCl को हम वाटर में घोलेंगे तो वो H+ आयन और Cl- आयंस में वियोजित हो जाएगा और इसी फॉर्म में रहेगा। उसी प्रकार स्ट्रॉन्ग बेस भी ऐसे ही होते हैं, जब उनको वाटर में घोलते हैं तो वो भी पूर्णतः वियोजित अवस्था में ही रहता है, K+ और OH- आयन के फॉर्म में रहता है। जब एसिड और बेस को मिला दिया जाता है या उनके बीच में रिएक्शन करवाई जाती है, H+ आयन Cl- आयन, तो क्या बनेगा, K+ और Cl- आयन प्लस H2O। H2O का आप लोगों को पता ही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया ही है। और K+ और Cl- आयन क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट बन जाएगा। तो अम्ल के H+ आयन और जो बेस के हाइड्रोक्साइड आयन आपस में रिएक्ट करके
नगण्य वियोजित होने वाले वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो मैंने आप लोगों को पिछली स्लाइड में बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल बहुत ही कम संख्या में डिकम्पोज होते हैं, अर्थात विलयन से एसिड और बेस दोनों के ही जो प्रॉपर्टीज है वो नष्ट हो जाती है और जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। अरेनियस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी, उसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन ये थी कि जो HCl है वो गैसीय स्पेस में भी एसिड की भांति बिहेव करेगा। तो इसके बारे में अरेनियस ने नहीं बताया कि क्यों करता है ये। CO2 और SO2 जैसी एसिड्स जो है वो गैसों में भी कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, उसके बाद भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे है, क्योंकि अरेनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, जो H+ देगा वो एसिड और जो OH- देगा वो बेस। लेकिन CO2 में आप लोग देखते होंगे कि ना तो H+ आयन है ना OH- आयन है, फिर भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्यों है, इसका रीजन भी अरेनियस नहीं बता सका। थर्ड लिमिटेशन ये थी कि कुछ साल्ट भी एसिड और बेस की भांति बिहेव करते हैं, जबकि ना तो उनमें H+ आयन रिलीज करते हैं और ना ही OH- आयन रिलीज करते हैं। तो इसका रीजन भी अरेनियस ने नहीं बताया। सेकंड जो कॉन्सेप्ट था वो था ब्रोंस्टेन-लोरी का। अब ब्रोंस्टेन-लोरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की क्या डेफिनेशंस है, तो एसिड वे सारे कंपाउंड एसिड है जो प्रोटॉन देते हैं, मतलब जो H+ आयन देते हैं, और वे सारे कंपाउंड जो H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? बेस कहते हैं। तो ब्रोंस्टेन-लोरी की डेफिनेशंस आपको पता चल गई। अब इस जो ब्रोंस्टेन-लोरी की जो कॉन्सेप्ट है उसे हम प्रोटॉन डोनर या एक्सेप्टर थ्योरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक जो कंपाउंड है वो H+ आयन देगा, दूसरा H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा। एक एसिड बेस प्रोसेस में एसिड से एक प्रोटॉन का स्थानांतरण क्षार की तरफ होता है, मतलब एक जो एसिड है वो H+ आयन जब डोनेट करेगा तो बेस क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसी प्रक्रम में प्रोडक्ट के रूप में एक अन्य एसिड बनता है, जिसे मूल मतलब उसे क्या बोलेंगे? एसिड H+ आयन देगा तो उसका आयन बनेगा, जो आयन बनेगा उसे हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। उसी प्रकार जो बेस है उसका भी कॉन्जुगेट बेस हमें मिलता है इस रिएक्शन में। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं HCl और NH3 की जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो HCl क्या है? एसिड है, और NH3 क्या है? बेस है। अब इसकी क्या डेफिनेशन है? जो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? जो H+ आयन देगा। तो HCl एसिड है तो H+ आयन देगा। अब H+ आयन जब एसिड देगा तो उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? NH3। तो NH4+ के रूप में बन गया और Cl- के रूप में रह गया। तो NH4+ को हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे, और जो Cl- आयन है उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। अब जो Cl- आयन है वो कॉन्जुगेट बेस किसका है? HCl का। तो HCl का कॉन्जुगेट बेस कौन हुआ? Cl-, और NH जो 3 है उसका कॉन्जुगेट एसिड कौन हुआ? NH4+। वाटर का व्यवहार स्ट्रॉन्ग एसिड की उपस्थिति में एसिडिक हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड की उपस्थिति में मतलब स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में से क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम H2O की रिएक्शन HCl से करवाएंगे तो HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ही, वो H+ आयन देगा। H+ आयन जब देगा तो H3O+ बन जाएगा और HCl- बन जाएगा। तो यहाँ पर जो एसिड है वो जो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह। लेकिन नीचे वाली रिएक्शन में आप लोग देखिए NH3 और H2O, तो यहाँ पर NH3 तो बेस है ही। अब यहाँ पर H2O किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिड के रूप में। तो H+ आयन कौन देगा? H2O मॉलिक्यूल देगा। तो ये OH- में कन्वर्ट हो जाएगा, और NH3 जो है वो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके NH3+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। साल्ट के जल अपघटन मतलब हाइड्रोलाइसिस में भी एसिड बेस रिएक्शन संपन्न होती है। फॉर एग्जांपल NH4Cl है, ये NH4Cl क्या है? स्ट्रॉन्ग ये साल्ट है एसिड और बेस का। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो डिफरेंट तरह की रिएक्शंस होती है। फॉर एग्जांपल NH4+ प्लस H2O में क्या बन जाएगा? NH3 बन जाएगा, क्योंकि एसिड NH4+ क्या है? एसिड के रूप में बिहेव कर रहा है। तो ये H+ आयन किसको देगा? H2O को। तो NH3 तो बन गया कॉन्जुगेट बेस, और H3O+ क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड बन गया। उसी तरह जब KCN का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब भी वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट तरह से बिहेव करता है। KCN मतलब CN- आयन क्या है? बेस है, और H2O
अब H2 यहाँ पर एसिड है तो वही H2 क्या देगा, H+ आयन देगा, तो HCN बन जाएगा और OH- बन जाएगा। ऐसे पदार्थ को एम्फीप्रोटिक कहा जाता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड की उपस्थिति में तो प्रोटॉन ग्रहण करता है और स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में प्रोटॉन डोनेट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वाटर है वो एम्फीप्रोटिक कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि वो H+ आयन दे भी सकता है और H+ आयन ले भी सकता है। वाटर के अतिरिक्त किसी अन्य एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट में एसिडिक एसिड का भी उल्लेख है, मतलब एसिडिक एसिड भी सेम इसी तरह से बिहेव करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड की उपस्थिति में एसिडिक एसिड एक एसिड के रूप में बिहेव करता है, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में एक बेस के रूप में बिहेव करता है। तो एम्फीप्रोटिक के एग्जाम्पल कौन कौन से हुए, वाटर और एसिडिक एसिड। अब एसिटिक एसिड कैसे बिहेव करता है एम्फीप्रोटिक के रूप में, वो आप लोग इस रिएक्शन से समझिए। एसिटिक एसिड की जब हम रिएक्शन किसी सार बेस से करवाएंगे, जैसे KOH है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसकी प्रेजेंस में एसिटिक एसिड एसिड के रूप में बिहेव कर रहा है, तो ये क्या हो देगा, H+ आयन देगा, तो क्या बनेगा, CH3COO- प्लस H2O बन गया। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ एसिटिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे HNO3 या HCl के प्रेजेंस में, तो जो एसिटिक एसिड है वो बेस के रूप में बिहेव करेगा और H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेगा। उपयुक्त विवेचन से निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी एसिड या उसका कॉन्जुगेट बेस तथा कोई भी बेस या उसका कॉन्जुगेट एसिड परस्पर एक प्रोटॉन के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एसिटिक एसिड है, ये H+ आयन देगा तो क्या बनेगा, CH3COO-। अब ये CH3COO- क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, किसका, CH3COOH का कॉन्जुगेट बेस है। अगर ये H+ आयन एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट बेस का एसिड हो जाएगा। उसी प्रकार NH3 भी इसी तरह बिहेव करता है। इस सिद्धांत की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि किसी अम्ल अथवा क्षार की जो स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रेंथ है, वो सॉल्वेंट की प्रकृति से बहुत अधिक प्रभावित होती है। अतः एसिटिक एसिड जलीय विलयन में तो बहुत ज़्यादा वीक एसिड होता है, लेकिन लिक्विड अमोनिया में एक प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि H2O की तुलना में NH3 में प्रोटॉन ग्रहण करने की जो कैपेसिटी होती है वो अधिक होती है। तो क्या समझे आप लोग, CH3COO प्लस H2O, तो यहाँ पर H2O क्या है, वीक बेस है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक एसिड है वो भी क्या है, वीक एसिड है। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो जो CH3COOH है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में बिहेव करेगा।